आ जाओ। अपन लोग पहले क्लास के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का क्या पढ़े थे कि हाउस प्रॉपर्टी, तुम लोग अगर नहीं देखा है तो हम तुम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बेसिकली होता है कि जो भी आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, नेचर वो है। रेंटल इनकम अगर कोई कमाता है तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स करते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। रेंटल इनकम के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। पहला कंडीशन क्या होगा? वो रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से। अब हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हम बहुत क्विकली करा दे रहे हैं, तुम लोग फर्स्ट लेक्चर देखना तभी तुम लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर है, देखो फर्स्ट पेज के अंदर आ जाओ, चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन क्या बता रहा है? कंडीशन नंबर 1 कि अपना जो इनकम है वो आ रहा है फ्रॉम अ प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी क्या है? बिल्डिंग विथ लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। इसका मतलब क्या है? कोई बिल्डिंग होगा, उससे अगर रेंट आ रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मानो हम तुमको सिर्फ ये मोबाइल रेंट पे दिया, इस मोबाइल से मेरे को रेंट आ रहा है, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हम तुमको ये कैमरा रेंट पे दे दिए, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी नाम से ही समझ में आ रहा है हाउस होना चाहिए। हाउस मतलब बिल्डिंग। और बिल्डिंग क्या? मानो हम बिल्डिंग के संग गैराज दिए, दोनों का रेंट तुमसे ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लैंड जो है वो बिल्डिंग के संग गया है ना, उसका भी रेंट को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे। लेकिन हम सिर्फ लैंड दे दिए जिसमें कोई बिल्डिंग ही नहीं है। एग्जाम्पल, ये जो अपना ब्रिगेड ग्राउंड है, ब्रिगेड ग्राउंड का कोई तो ओनर होगा जो इतना सारा परेड होता है, सब होता है, रेंट पे देता होगा, रेंट आता होगा। लेकिन क्या वहां पे कोई बिल्डिंग है? नहीं है। तो इट इज ओनली इनकम फ्रॉम वेकेंट लैंड, उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? हाउस प्रॉपर्टी में उसी पर्सन के लिए इनकम टैक्स होगा जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ओनर है। अगर आप ओनर नहीं हो तो आपको अगर रेंट मिला है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ओनर नहीं है उसको रेंट मिल जाए? एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड कोई और है, वो बिल्डिंग, ये फ्लोर वो एक और जन को दे दिया और अब उनसे हम ले लिया, तो रेंट वो भी कमा रहे हैं, लैंडलॉर्ड भी कमा रहा है सेम ही प्लेस से। लेकिन जो लैंडलॉर्ड कमा रहा है वो इस बिल्डिंग का ओनर है, इसलिए उसका जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इनका जो रेंट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? तीसरा कंडीशन बोलता है कि ठीक है, मान लिया हम लोगों को प्रॉपर्टी से ही रेंट आ रहा है, मान लिया कि मैं ओनर हूं, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, वो ओनर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तब वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। मान करके चलो कि मेरा ही ये सेंटर है, मानो एक बार के लिए कि मैं इसका ओनर हूं। ठीक है। यहां पर मैं भी अपना बिजनेस करता हूं। मानो अभय तुम भी बोला बोला सर हमको भी पढ़ाना है, मेरे को भी यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है। तो अब आई विल ऑब्वियसली नॉट गिव इट टू यू फॉर फ्री। मैं बोलूंगा ठीक है अभय 2 घंटे पढ़ा, लेकिन हर महीने 3,000 रुपये मेरे को देना, रेंट है ये, है ना? लेकिन इस प्लेस से तो मैं भी अपना बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, नॉट अंडर हाउस प्रॉपर्टी। 3 कंडीशन है, समरी के अंदर बताया, बाकी आप लोग वीडियो देख लेना। 3 कंडीशन का डेप्थ के अंदर एनालिसिस वहां पे हो जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग इनकम को टैक्स कैसे करते हैं उसको समझने के लिए ये फॉर्मेट को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये क्या बोलता है? ये फॉर्मेट ये बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो इनकम जाएगा उसके लिए हम लोगों को पहले प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा। क्यों निकालने का जरूरत है? मानो अगर हम आप लोगों को बोले कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम को टैक्स करना है, ठीक है, मानो अभय तुम यू आर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तुमको बोला गया कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को टैक्स करना है, कैसे करेगा टैक्स? करेक्ट, करेक्ट। तुम यही सोचेगा कि भाई जिसको जितना रेंट मिला वो उतना अपने इनकम में दिखा दे। मानो तुमको इनकम नहीं दिखाना है, क्यों? क्योंकि जितना हाई इनकम दिखाओगे उतना हाई टैक्स हो जाएगा। तो आपने रेंट ले लिया कैश में, ले ही सकता है ना कोई, कैश में ले लिया रेंट, अब पता कैसे चलेगा? उसी चीज को रोकने के लिए बोला गया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 3 चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है वो 3 चीज? सबसे पहला म्यूनिसिपल वैल्यू।
मानो इस सेंटर का मैं रेंट बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ 100 रुपया महीना ही रेंट मिल रहा है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा इस बात को? बोलेगा नहीं यार, आप जिस एरिया में रहते हो कोलकाता जैसे शहर के अंदर, इस एरिया के अंदर म्यूनिसिपल वैल्यू ही प्रॉपर्टी का इतना हाई है, तो आपका 100 रुपया महीने का रेंट तो हजम नहीं हो रहा है। फिर भी हम बोला नहीं, गलत है, मेरा रेंट कम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोला सर हो सकता है ये गली थोड़ा सा पानी भर जाता है, इस गली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो मेरा रेंट कम है। इसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट ये बोलता है कि चलो आपके एरिया का म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी हो, आस पास के अंदर जो प्रॉपर्टी है, पास वाले बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, उसका क्या प्राइस चल रहा है वो आइडिया लगे। हाँ, अगर वो उससे भी मेरा कम है तब फिर तो शक का बात है कि भाई सिर्फ आप ही का कम कैसे है, बाकी लोग तो इतना ऊंचा रेंट पे दे रहे हैं। और एक तीसरा चीज होता है, वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट है इंडिया के अंदर। रेंट कंट्रोल एक्ट ये बोलता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो मालिक होता है किसी प्रॉपर्टी का, और टेनेंट कौन होता है? जो रेंट पे आया है रहने। ये दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज मत करना। टेनेंट वो है जो भाड़े पे रहने आया है, लैंडलॉर्ड वो है जिसका प्रॉपर्टी है। इंडिया के अंदर ताकि कोई भी लैंडलॉर्ड किसी को भी गलत तरीके से रेंट नहीं ले ले, इसलिए एक रेंट कंट्रोल एक्ट है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम इतना ही रेंट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। वो जो मैक्सिमम रेंट है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रेंट। तो अब सुनो, एक्चुअल रेंट मेरे को क्या मिला ये तो मेरे को असेसी बता देगा, और डिपार्टमेंट ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो सकता है इस प्रॉपर्टी का। वो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? हम लोग तीन चीज देखेंगे, म्यूनिसिपल रेंट क्या है, फेयर रेंट क्या है, और स्टैंडर्ड रेंट क्या है। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि आपका म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है उसको ही हम आपका एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। मैं अगर ये बोलता हूं कि आसपास के बिल्डिंग 20,000 रुपये महीने के अंदर रेंट पे है, मेरे ही जितना सेंटर का, और मैं अगर बोलूं कि नहीं मेरा रेंट सिर्फ 15,000 रुपये आ रहा है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा मैं 20,000 रुपये ही मानूंगा। आप कम दिखा रहे हो ताकि आपका इनकम कम रहे, ताकि आपके ऊपर टैक्स कम लगे। लेकिन मैं ये बोलूं कि नहीं सर 20,000 रुपये बाकी वाले दिखा तो रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल वैल्यू 18,000 ही है, तब क्या होगा? तभी भी डिपार्टमेंट यही बोलेगा कि जब पास वाला 20,000 में दे पा रहा है, वो भी तो इसी म्यूनिसिपैलिटी का है, अगर 18,000 होने के बाद भी पास वाला 20,000 में दे पा रहा है तो आप क्यों नहीं दे पाए? तो यानी कि म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट जो भी हायर है, डिपार्टमेंट उसी को पकड़ लेता है, बोलता है इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट का? क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि सर 20 वाला पास वाला 20,000 में ले रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट ही इस एरिया का 19,000 है, तो वो तो गलत कर रहा है ना, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। रेंट कंट्रोल एक्ट जब फिक्स कर दिया कि कोई भी इस एरिया में 19,000 रुपीज से ऊपर नहीं लेगा, तो वो गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर अलग है, कार्रवाई होगा तो होगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट जो भी हायर है लेकिन मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। ये हम लोग को क्या देगा? ये हम लोगों को देगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट क्या है? वही जो अभय बोला कि मेरे को एक्चुअली में क्या मिला है। अगर मानो किसी को एक्चुअली 30,000 रुपया मिल गया रेंट, तो डिपार्टमेंट ये थोड़ी बोलेगा कि म्यूनिसिपल रेंट तो 20,000 ही था, तुमसे सिर्फ 20,000 पे टैक्स लेंगे। जो 30,000 कमाया है, खुद बोल रहा है कि मैं 30,000 रुपया कमाया हूं, उससे तो हम 30,000 ही लेंगे टैक्स। तो अब हम लोग का क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ये हम लोग का क्या बन जाता है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहां पर एक चीज आता है, वो एक चीज क्या आता है? ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि मानो किसी का एक्सपेक्टेड रेंट आया। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है? म्यूनिसिपल रेंट या फेयर रेंट जो भी हायर है, मैक्सिमम अप टू स्टैंडर्ड रेंट, ये आता है एक्सपेक्टेड रेंट। मानो किसी का एक्सपेक्टेड रेंट आ गया पूरे साल का 2,40,000, 20,000 पर मंथ करके, 12 मंथ्स का 2,40,000 आ गया, ठीक है। वो इंसान लेकिन एक्चुअली में 25,000 रुपीज पर मंथ पे रेंट पे दे के रखा था, तो अच्छा ही है, बढ़िया बात है, हायर पे ही दे के रखा है ना। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट यही बोलेगा कि ठीक है, आपका 3 लाख रुपया बनता है साल का, इतना आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन इस इंसान के संग एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये साल के 10 मंथ्स तो इसको रेंट मिला वक्त पे,
लेकिन लास्ट के 2 महीने जो था ना, जो टेनेंट था वो रेंट ही नहीं दिया इसको, वो दे भी नहीं रहा इसको रेंट। हो ही सकता है, कोई लोग बोल देते हैं पैसा खत्म, कोई पैसा नहीं बचा है हमारे पास, खत्म नहीं है देने के लिए। अब इस इंसान के संग बताओ गलत हो जाएगा ना अगर हम टैक्स इसके ऊपर 3 लाख रुपया पे ले ले, क्योंकि ये डिपार्टमेंट को क्या बोल रहा है, ये डिपार्टमेंट को यही बोल रहा है कि सर जब मैं कमाया ही 12 महीने का नहीं, तो आप टैक्स पूरे 12 मंथ्स पे क्यों ले रहे हो? 2 महीने का तो इनकम मेरे को ही नहीं आया ना 50,000 रुपए। अरे गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो तुम लोग भी होता तो तुम लोग देगा क्या टैक्स? नहीं देगा। तुम लोग बोलेगा ही कि सर ये कैसा चीटिंग है, मेरे को ही नहीं आया, अब हम इस 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स भी दे दे, एक तो पैसा ही नहीं आया ऊपर से आप टैक्स और मांग रहे हैं। तो बोला एकदम ठीक बात है, इसको हम लोग लेस करेंगे, 50,000 रुपया को लेस करेंगे, 2.5 लाख रुपया को ही हम लोग अपना जीएवी मानेंगे। वापस बोलता हूँ, 2 महीने का मेरे को रेंट मिला ही नहीं, मेरा प्रॉपर्टी पूरे 12 मंथ्स था रेंट पे, लेकिन 2 मंथ्स का मेरे को रेंट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि टेनेंट ही मेरे को रेंट नहीं दिया, दे ही नहीं रहा, हम उससे मांगे जा रहे मांगे जा रहे मांगे जा रहे, मेरे को दे ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को तो मैं यही बोलूंगा ना कि सर पैसा ही मेरे को नहीं आया है, मैं आपको कैसे दे दूं? आपका बात से मैं मानता हूं कि मैंने 25,000 रुपीज पर मंथ पे 12 मंथ्स लगाया रेंट पे, लेकिन 2 महीने का तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ रेंट, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। तो गवर्नमेंट इस पे क्या बोलती है कि ठीक है, 4 कंडीशंस है, अगर आपके वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट का मैं छूट दे दूंगा। देखो वो 4 कंडीशंस क्या है मैं बताता हूँ। ये रहा अनरियलाइज्ड रेंट रूल नंबर 21। 4 कंडीशन क्या है? पहला बात, जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड था। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन ट्रांजैक्शन था। पता चला कि वो 2 महीने का रेंट वो मेरे को बैंकिंग चैनल से नहीं दिया, कैश से दे दिया, और अब हम झूठा कहानी बना रहे हैं कि मेरे को तो कभी आया नहीं है, देखो मेरा बैंक स्टेटमेंट, पैसा कभी आया नहीं, हो ही सकता ना। तो पहला बात है सच्चाई होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन में। अब आप सोचोगे कैसे प्रूव होगा? वो प्रूव करने का तरीका यही है कि जो असेसिंग ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक असेसिंग ऑफिसर होता है हर इंसान का, हमारा सबका फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है। वो असेसिंग ऑफिसर हमारा इनकम देखता है, जब वो देखेगा कि अरे यार 3 लाख रुपया इसका एनुअल रेंट है, लेकिन ये 2.5 लाख ही दिखाया अपना जीएवी, तो वो मेरे को बुलाएगा कि तुम आओ समझाओ क्या 50,000 रुपया। तो मेरे को उसको समझाना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा है, हम दे दिए थे इसको अपना प्रॉपर्टी रेंट पे, ये अगला मेरे को चुकाया नहीं है, ये रहा मेरा सब डॉक्यूमेंट, ये रहा पूरा मेरा रेंट का अग्रीमेंट, ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट, ये रहा हम लोग का सारा मैसेज, फोन का मैसेज दिखा देंगे कि हम इतनी इतनी बार इससे मांगे, हर बार कोई ना कोई बहाना ले लिया है, ना तेना हो गया। दूसरा चीज है कि भाई जो इंसान आपका पैसा नहीं दिया, असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछेगा, अब आप उसको निकाल दियो ना अपने प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो आपका पैसा नहीं दे रहा वो किस बात का आपके प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि हाँ, ही हैज वेकेटेड दी प्रॉपर्टी। वेकेट करना मतलब खाली कर देना, उसने मेरी प्रॉपर्टी वेकेट कर दी है, मैं बोलूंगा कि यस उसने कर दी है। अच्छा, पता चला कि वो मेरा एक प्रॉपर्टी वेकेट कर दिया, लेकिन मेरे दूसरे प्रॉपर्टी में मैंने उसको जगह दे दिया, तो बोला ये चीटिंग है। जो इंसान आपको ठगा है, जो इंसान आपको पैसा नहीं दिया, आप उसको इस प्रॉपर्टी से बस निकाल दिया और दूसरी जगह दे दिए, वो नहीं चलेगा। मतलब ही इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वो नहीं रहता है इन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है कि क्या आपने उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट? क्या आपने पुलिस में जाके एफआईआर कराया कि ये इसको मेरे को 50,000 देना था, इसने नहीं दिया? क्या आपने कोर्ट में जाके केस कराया? अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तब ही मेरा जीएवी में से अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, ये क्वेश्चन क्या था, इधर देखो स्क्रीन के ऊपर, एक्स वाई जेड ए और बी, 5 जन है। ठीक है, इन 5 जन का अलग अलग प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया हुआ है। क्या क्या है? हर प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू है हमारे पास, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है। अब भाई तुम बताओ इसका एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे पहले वाले का मेरे को बताओ। 105 और 107 विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट का क्या एप्लीकेशन है? जैसे वाई के केस में बताओ कि क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा वो मेरे को बताओ वाई के केस। 107 होगा। कृषांक तुम बताओ कैसे, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो?
म्यूनिसिपल रेट और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर बट लिमिटेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट ही तो 88 है। तीन चीज है ना, मैं स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर तो नहीं ले सकता हूं ना। करेक्ट। सुहानी, ए का बताओ, ए के केस में क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तीन चीज देखो स्क्रीन पे जो हरा किया है उसको बताओ। 107 होगा, क्यों? स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है। करेक्ट। कृषांक, जेड के केस में बता स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट सॉरी। स्टैंडर्ड रेंट तो 88 है ना दोस्त। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो क्या होता है, म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। करेक्ट। तो मतलब हम लोग को क्या करना है, दिस और दिस जो भी हायर है और फिर उसको कंपेयर करना है इससे, जो भी लोअर है उसको लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप यही किया। देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट जो भी हायर है लिखे हम लोग। करेक्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए कि जो भी हायर है उसमें से इन दोनों में से जो लोअर है उसको लिखे। ये हम लोग को क्या दे दिया, एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हम लोग से जीएवी निकालने बोल रहा है। जीएवी के लिए क्या करना पड़ता है, अबे एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल गया, अब उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन हम लोग को एक्चुअल रेंट दे दिया, हर केस के अंदर एक्चुअली में कितना रेंट आया वो हम लोग को बता दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने है। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को अनरियलाइज्ड रेंट भी तो दे रहा है। अनरियलाइज्ड रेंट वही चीज है कि इसका एक्चुअल रेंट था लेकिन उसमें से कुछ मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, तो हम लोग करेक्ट माइनस करेंगे इसको एक्चुअल रेंट से। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया, 103 में से 1 माइनस किया। ये देखो 103 1 माइनस किए, 112 में से 2 माइनस किए, 86 में से 1 माइनस किए, 114 में से 2 माइनस किए, 97 में से 1 माइनस किए। तो एक्चुअल रेंट फाइनल क्या आया, ये आ गया। और अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, दिस और दिस विच एवर इज हायर। एक और इलस्ट्रेशन करें तो अब की बार क्लियर हो जाएगा। ये वाला इलस्ट्रेशन तो लास्ट क्लास में हो गया था लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो हुआ नहीं था। करते हैं, चलो मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर 2 तुम लोग करके बताओ कि क्या होगा। ठीक है, ऐसे इलस्ट्रेशन का सॉफ्ट कॉपीज तुम लोग को दे दिया है, बाकी 5 मिनट्स के लिए स्क्रीन पे रहेगा। देखो सोल्यूशन मेरे को बताओ। इसमें नहीं है दोस्त इलस्ट्रेशन 2, इधर से स्क्रीन से देख लो। आ जाओ। एक मिनट और दें, ठीक है चलो फाइनल 1 मिनट है। आ गया, करें अब हम। चलो अब हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो सुनो मेरा बात सुनो, एक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, और एक होगा करेक्ट। पहले मैं तुम लोगों का कैलकुलेशन करता हूँ जो तुम लोगों ने किया, ठीक है, तब ये दोनों जब साइड बाय साइड रहेगा ना तुम लोगों को गलती पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 1, अभी जब तक अपने लोगों के हाथ में ग्रिप नहीं आएगा अपन हमेशा एकदम स्टेप बाय स्टेप करके लिखते चलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम लोगों को तीन चीज चाहिए। क्या क्या है वो तीन चीज, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अभी आप लोगों ने क्या लिखा है मेरे को ये बताओ। एमवी का वैल्यू क्या लिखा, 145,
एफ आर का 136, एस आर का 124, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स का कॉलम, 145,000, 136,000, 36 था ना, एंड 124,000, करेक्ट। यही 3 नंबर्स है। हमेशा ना कॉमा देना बेटर रहता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, एम वी और एफ आर विच एवर इज हायर, तो पहले इन दोनों का जो हायर है वो आप लोगों ने निकाला होगा 145,000, और फिर उसको कंपेयर किया एस आर से, विच एवर इज लोअर किया, कितना आया 1,24,000। इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया होगा, एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दे दिया होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 हम लोग करते हैं एक्चुअल रेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट तो कुछ था ही नहीं, अच्छा इसका टेनेंट था, कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक कैच था, जो टेनेंट था वो 31 जनवरी तक ही था, क्योंकि 31 जनवरी का तो मैंने ही प्रॉपर्टी बेच दिया, जब मैं मालिक ही नहीं रहा तो मेरे को रेंट किस बात का मिलेगा, वो प्रॉपर्टी मेरा नहीं रहा, बेच के आगे बढ़ गया मैं। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी रेंट आया है वो सिर्फ अप्रैल से लेकर के जनवरी 10 मंथ्स का आया है, करेक्ट। अब क्वेश्चन मेरे को ये बोलता है कि 15 नवंबर 2026 तक मेरा रेंट का रेट था ₹7,500 पर मंथ, 7,500 ही था ना, ठीक है। कितना होता है 15 नवंबर तक, मेरे को एक चीज बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरा नहीं है, आधा है, तो 7.5 मंथ्स है। कोई बताएगा कितना होता है ये, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 7.5 इंटू 7.5, ठीक है, 5625 आ रहा है दोस्त, 7,500 इंटू 7.5, 56,200, कितना था पर मंथ, अच्छा 8,000 था क्या, वही मैं पूछ रहा था ना, हाँ 8,000 पर मंथ है ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज नॉट 7,500, दिस इज 8,000 पर मंथ, तो 8,000 के हिसाब से ₹60,000 आया, लेकिन सिर्फ 15 नवंबर तक का रेंट थोड़ी था। अब 16 नवंबर 2026 से लेकर के 31 जनवरी 27 तक कितना था पर मंथ, 14,000 था, 2.5 लेंगे यहाँ पे, तो इंटू 2.5 कितना आया बताइए, 35 आना चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट, 35,000। तो मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो गया, 60,000 प्लस 35,000, तो मेरा एक्चुअल रेंट आ गया 95,000। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट है 1,24,000, एक्चुअल रेंट है 95,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, विच एवर इज हायर, माइनस क्या करे थे अब है, हाँ अनरियलाइज तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो जीएवी क्या होता है, ई आर और ए आर विच एवर इज हायर। इस क्वेश्चन में कौन सा हायर है, कोई बता पाएगा, 1,24,000, तो अपने लोगों का आंसर क्या आया 1,24,000, मगर ये गलत है। ये गलत क्यों है, उसी गलती के लिए मैंने ये कॉलम लगाया है कि करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा वो सुनो। और अब जानो एक चीज, क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं, हर बार जरूरी नहीं है कि बोले, लेकिन याद रखना जो भी ये वैल्यूज है ना, ये पूरे साल के हैं, फॉर एंटायर 12 मंथ्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर रेंट पे जाएगी तो पूरे साल का 1,36,000 कमाएगी। ये प्रॉपर्टी को अगर मैं पूरे साल म्यूनिसिपल रेंट के हिसाब से लगाऊं तो 1,45,000 कमाएगा। ये प्रॉपर्टी का पूरे साल का रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है 1,24,000, बट हमारे पास प्रॉपर्टी पूरे साल थोड़ी थी, हमारे पास तो 10 महीने थी। जब मैं एक्चुअल रेंट 10 महीने के लिए ले रहा हूं तो जिससे कंपेयर कर रहा हूं वो भी तो 10 महीने का होना चाहिए ना। अगर मैं ये बोलूं कि यार कोई और 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो दिखेगा कि मैं कम कमा रहा हूं।
लेकिन मैं ये बोलूँ कि वो 1 लाख पूरे साल का कमा रहा है और मैं 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो कंपैरिजन सही होना ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। तो अपना एक्चुअल रेंट जो आया ना, वो एकदम सही आया, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो 95 ही है, लेकिन अपना एक्सपेक्टेड रेंट गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि ये सारा फिगर्स 12 मंथ्स के लिए है। हम लोग को हमेशा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्या होता है कि इधर जो लेके रखे हैं इधर भी वही लेना पड़ेगा। तो सब कुछ को क्या करेंगे, मानते हो? किस किस को ये समझ में आया कि हम ये फ्रैक्शन क्या लगाया? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया। 1,45,000 अगर पूरे साल के लिए है तो 10 महीने के लिए कितना होगा बताइए? 10 महीने इसलिए क्योंकि अप्रैल से जनवरी कितना मंथ्स होता है, आप मेरे को बताओ। अप्रैल से जनवरी था ना मेरे पास। एक्चुअल रेंट आई एम टेकिंग फॉर 10 मंथ्स, करेक्ट? अगर ये कंफ्यूजन है कि 10 महीना क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि प्रॉपर्टी ही रेंट पे 10 महीने थी, उसके बाद तो मैंने उसको बेच ही दिया। ठीक है, तो 10 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, इंटू 10/12। ये ठीक है कृषांक, कंफर्टेबल इसमें? कोई करके मेरे को बताएगा कितना आता है? 180,120। नेक्स्ट वाले का बताओ। ठीक है, सही। अब मेरे को बताओ क्या होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर पहले करेंगे, तो इन दोनों का हायर क्या आएगा? 128.33। इन दोनों का हायर अभी सिर्फ पूछ रहा है, 128.33। और फिर इसको और इसको देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो वो क्या आएगा? 1,03,333। अब मेरे को बताओ, ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ये आ गया हमारा एक्चुअल रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो योर आंसर शुड बी 1,03,333। कोई डाउट किसी को इसमें तो पूछो। समझ में आया? कृषांक समझ में आया? कौन सा? हम लोग पहले क्या करते हैं, देखो हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स रहते हैं, म्यूनिसिपल, फेयर, स्टैंडर्ड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या हुआ? म्यूनिसिपैलिटी जो बता के रखी है कि इतना रेंट का रेट है। फेयर रेंट क्या है कि आसपास के लोग कितने पे दे रहे हैं, तो दोनों में से जो भी हायर है। और स्टैंडर्ड रेंट क्या है कि रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा रेंट आप मत लो, तो उस पर कैप कर देंगे। अब सुनो, पहला 2 इलस्ट्रेशन हम लोग का हो गया। हायर, वो जो हायर आया उसको कंपेयर करेंगे एसआर से, और उन दोनों में जो लोअर है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट का नाम देते हैं। यस, स्टैंडर्ड रेंट जो आया एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, अब उसको हम लोग एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। ये सब दिया हुआ नोट्स में, टेंशन मत लो। हम्म, सोल्यूशन ये लो। सुनो, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना स्टार्ट किए थे सेक्शन 21 से। क्या बताया? सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का इधर लिखा हुआ है अपना फॉर्मूला।
फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बोला कि एक्चुअल रेंट निकालेंगे, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर आएगा उसको लिखेंगे। स्टेप 4 क्या है ये समझो। स्टेप 4 एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ कई सारे लोगों के संग। अनरियलाइज्ड रेंट क्या था कि मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे लगा हुआ था, लेकिन जो टेनेंट था वो मेरे को पैसा नहीं दिया। इन अ वे वो चोरी किया, एज गुड एज चोरी करना हुआ, किसी का प्रॉपर्टी में रह गया और पैसा नहीं दिए, चीटिंग। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मानो मैंने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक वो प्रॉपर्टी रेंट पे था, दिसंबर में वो टेनेंट छोड़ के चला गया और मेरे को दूसरा कोई टेनेंट ही नहीं मिला। हो ही सकता है ना, जनवरी फरवरी मार्च मेरा प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ था। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट तो आप 12 महीने का देख लोगे, एक्चुअल रेंट हमेशा ही उससे कम आएगा क्योंकि एक्चुअल रेंट ही है 9 महीने का। ये जो 3 महीने मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे मैं लगाना चाहता था, मैं ओनर था। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 10 महीने का क्यों देखे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि मैं 10 ही महीने प्रॉपर्टी का मालिक था यार, तो मेरे को तो 10 ही महीने करने थे। लेकिन इस केस में तो यार मैं प्रॉपर्टी का मालिक पूरे 12 महीने हूं। ये प्रॉब्लम है कि मैं 3 महीने मेरे को कोई टेनेंट ही नहीं मिला। हर किसी को थोड़ी दे देंगे, प्राइस भी तो मैच होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि 30,000 में दूंगा, सामने वाला 15,000 में मांग रहा है, मैं बोला नहीं देना है, छोड़ दे, खाली पड़ा मेरे को पोसाता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 3 महीने का मेरा नुकसान हो गया, हुआ ना, प्रॉपर्टी मैं तो रेंट पे लगा सकता था, सामने वाला नहीं ले पाया, कोई मिला ही नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ड्यू टू वेकेंसी, कि मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट रह गया इसलिए मेरे को लॉस हो गया। वेकेंसी के लॉस को बोला गया कि यस, ये एक सच में प्रॉब्लम है। अब होगा क्या, मानो एक्सपेक्टेड रेंट मैं 12 महीने का निकालूंगा, एक्चुअल रेंट मेरी 9 मंथ्स की निकलेगी, और मैं अगर एक्चुअल रेंट में से वैकेंसी का लॉस माइनस कर दूं, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट जो है हम लोग एक्चुअल रेंट से ही माइनस करते थे, वो करने से कोई फायदा होगा क्या? देखो गौर से, एक्सपेक्टेड रेंट पूरा 12 महीने का है, एक्चुअल रेंट तो है ही 9 महीने का, वैकेंसी को अगर इसी से माइनस कर देंगे तो विच एवर इज हायर में हमेशा यही हायर रहेगा, तो फायदा होगा माइनस करने का। सामने वाला को अगर फाइनेंस मिनिस्टर बोल भी दे कि ठीक है ना, अनरियलाइज्ड रेंट जैसे माइनस करो वैसे वैकेंसी भी माइनस कर लेना, वो बोलेगा सर आप एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का देख रहे हैं, मेरा एक्चुअल रेंट से हम माइनस करेंगे वो हमेशा ही कम ही रहेगा। तो इसलिए बोला गया कि रुको, आप वैकेंसी का लॉस को माइनस मत करो, आप क्या करो, आप पहले एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर निकाल लो और फिर आप वैकेंसी को माइनस करो। अब क्या है, अब दोनों में से जो भी हायर है मेरे को वैकेंसी का लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट? मानते हो? मानते हैं कृषांक? मिल जाएगा मेरे को बेनिफिट। ये जो नेट अमाउंट आएगा ये जीएवी है। फर्क समझ में आया? अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, वैकेंसी का ट्रीटमेंट क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट को मेरे को एक्चुअल रेंट से इसलिए माइनस करना है बिकॉज मैंने 12 महीने ही प्रॉपर्टी रेंट पे लगाया, वो 2 महीने नहीं आया तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है मैं तेरा एक्चुअल रेंट कम कर दूंगी, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर है तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो आपको देना ही पड़ेगा उतना। लेकिन वैकेंसी में तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा प्रॉपर्टी ही नहीं लग पाया भाड़े में, जहां लग ही नहीं पाया उसको मैं किस बात का कंसिडर करूं, उसको तो टोटल लॉस हटाइए। तो फिर हम लोग पहले जो भी हायर है उसको निकाल लेंगे और फिर वैकेंसी का लॉस माइनस करेंगे। वैकेंसी का लॉस कैसे निकलता है, क्या होता है, सबके ऊपर आते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है? आ जाओ वापस से इलस्ट्रेशंस के अंदर आते हैं। देख इस चैप्टर के अंदर ना एक चीज याद रखना, खाली खाली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जितना अपने ज्यादा क्वेश्चन, हाँ जरूरी नहीं है, दोनों का भी आएगा क्वेश्चन, आज ही दिखाएगा दोनों का क्वेश्चन आएगा। इस पेपर के अंदर थियोरी ज्यादा नहीं होता। इनकम टैक्स के अंदर आप समझ लो, देखो थियोरी बोल के इनकम टैक्स में कुछ नहीं है, सोचो तो हर चीज़ ही थ्योरी है और सोचो तो हर ही चीज़ प्रैक्टिकल है, ठीक है? रटने वाला हर चीज़ को रट के जाएगा। हम लोग जब पढ़ा था हम लोगों को कोई मीनिंग ही समझाने वाला नहीं था कि म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर क्यों देखते हैं, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर क्यों करते हैं। हम लोग को डे वन से फॉर्मूला की तरह रटा दिया गया, तो हम लोग के लिए सब्जेक्ट हुआ बन गया, वरना सोचो तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है।
कि क्यों इस लॉस को ऐसे बनाया गया। मेरे को कोई ये डिफरेंस कभी नहीं बताया कि क्यों अनरियलाइज रेंट को ऊपर से माइनस करते हो, वैकेंसी को अलग से माइनस करते हैं। खुद से पढ़ते पढ़ते सीखे। तो वैसे सोचो तो पूरा ही सब्जेक्ट थ्योरी है, और वरना तुम लोग को बताया था इंटर लेवल पर थ्योरी बोल के कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है, हर चीज़ ही प्रैक्टिकल है। जो वर्ड्स में भी लिखने आएगा ना, लाइन बाय लाइन जिसका आंसर लिखना रहेगा, वो भी इतना प्रैक्टिकल तरीके से अपने पढ़ेंगे ना कि किसी भी दिन लगेगा नहीं कि यार अपने कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या। फिर भी बोलेगा तो समझ ले 10 से 12 नंबर ऐसा होता है जो कि हाँ थियरी पार्ट आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन मेजरली इट इज़ प्रैक्टिकल। और हाउस प्रॉपर्टी का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो खाली क्वेश्चंस ही आएगा इसके ऊपर, लेकिन क्वेश्चंस इतना अच्छे तरीके से घुमा घुमा के आता है कि मज़ा आता है। तो आपने 2 क्वेश्चन के अंदर देख लिया, 2 अलग अलग फ्लेवर था। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ, लॉस ड्यू टू वैकेंसी को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर अपन मिलके करेंगे, ठीक है। डिडक्ट 1 एंड 3 नहीं, स्टेप 3 था हायर ऑफ 1 एंड 2। मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। हाँ हाँ, अभी तक अपन जो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर पे आ जाते थे ना, अब उसके बाद वैकेंसी के लॉस को माइनस करना है, और माइनस करके जो आएगा वो अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्या 1 मिनट और देंगे। स्टेप 3 में वो होता है ना, कंपेयर किससे करेंगे, जैसे ये आंसर है इस माइनस किए, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्टेड रेट से कंपेयर, करेक्ट। हम्म, मतलब तो कोई हायर नहीं है। हाँ, क्या होगा तुम बताओ, लॉजिक लगाओ। मेरा नुकसान हुआ ना, मेरा रेंट नहीं आया, हम इनकम ही बढ़ा देंगे। वो इंसान बोल रहा है कि भाई एक तो मेरा इनकम नहीं आया, तुम उसको ऐड कर देगा। अभय का नहीं हुआ मेरे को लग रहा है। अब हम एकदम 30 सेकेंड्स दे रहा है, फटाफट करो, क्योंकि अपने को आज और 3 क्वेश्चंस करना है कम से कम। अभी इलस्ट्रेशन 3 पे है, इलस्ट्रेशन। हाँ, एक्चुअल रेंट ही आता है अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद। चलो आओ, अब हम और नहीं टाइम देगा, अब आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो कितना है, एक्स वाई जेड और ए बी, 5 कॉलम्स बनेगा, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा, पार्टिकुलर्स का कॉलम। स्टेप 1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। अब है एक्सपेक्टेड रेंट के लिए अपने लोग को क्या 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, मेरे को सबका बताते चलो तुम लोग। अब हम नीचे नहीं जाएगा, एम एक्स का बताओ, चलो हमको जाना पड़ेगा। 60, 68, 62, ठीक है। जेड का कितना है, 60, 68, 70, तो ए का कितना है, करेक्ट। और बी का कितना है। तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेड रेंट बताएगा क्या, क्या है। अब अपन लोग हर बार इतना इतना नहीं लिखेंगे कि एम वी और एफ आर विच एवर इज हायर अप टू एस आर, ठीक है। एकदम ऐसे होना चाहिए कि 60 और 68 विच एवर इज हायर 68, 68 और 62 विच एवर इज लोअर 62, 60, 68 विच एवर इज हायर 68, 68 और 62 विच एवर इज लोअर 62, 60, 68 विच एवर इज हायर 68, 68, 70 विच एवर इज लोअर
68, 112, 117, 117, 117, 115, विच एवर इज लोअर 115, इधर भी 115 हो गया। एग्जाम में भी तुम लोग ऐसे ही लिखना, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो तीनों लिखना। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट लिखने के बाद सीधा ब्रैकेट में लिख देना एमवी और एफ आर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू एस आर। बस इतना लिख देगा, हो जाएगा। पूरा लिख के करके नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, स्टेप 2 हम लोग का क्या रहता है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? पूरे साल का रेंट क्या था, और उसमें से माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट कितना रह गया। करेक्ट। पूरे साल का मेरा रेंट क्या था, उसमें से माइनस कर देंगे कि मेरा क्या रेंट अनरियलाइज रह गया था। मेरे को एनुअल रेंट बताओ सारे प्रॉपर्टीज का। 67, 67, 73, फिर और 110। अच्छा एक सेकंड रुको। ठीक है। और अनरियलाइज रेंट कितना है? ये कौन से टैक्स ईयर का है? क्वेश्चन 26 27 बताया, कितना बताओ अनरियलाइज रेंट? 265, 50 और 40 माइनस होगा ये। क्यों? क्योंकि ये तो एक्चुअल रेंट का ही पार्ट नहीं बनता ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे साल का रेंट में से जितना रेंट मेरे को मिला नहीं उसको माइनस कर देंगे। 65, 61, 68, 71, 70, ये मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा एक्चुअल रेंट, ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 3 क्या होता है? ई आर और ए आर विच एवर इज हायर। तो क्या है हायर बताओ? 62 या 65, कौन सा बड़ा है? 62 या 61, 68 या 68, सेम है तो फिर दोनों में से जो लेना ले लो। और 115। अभय अग्री करता है इधर इधर तक? पक्का तो? बोलने के लिए नहीं कर रहा तो पक्का अग्री करता है तो? अब स्टेप 4 क्या बोलता है कि अब अगर आपको कोई लॉस हो गया है ड्यू टू वेकेंसी, तो भाई सही बात है, जब प्रॉपर्टी ही वेकेंट था उसको तो हम माइनस करेंगे। वो तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या और एक्चुअल रेंट क्या, दोनों में से जो भी हायर है उससे ही माइनस होना चाहिए। तो कितना है हम लोग का वैकेंसी? 11111, 111 और लास्ट वाले में 0 है, ठीक है। तो 11111, लास्ट वाले में 0। तो फाइनल आंसर क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, उसमें से वैकेंसी का लॉस माइनस कर दो। 64, 61, 67, 114, 115। किस किस का आंसर सही आया? आया कृषांक? कहाँ गलती हुआ था? थर्ड स्टेप नहीं किया था? चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्लियर है? सुन 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 सुन, अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्लियर है। अब सुनो, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि एक लाइन हम तुम लोग को बोल दिया था कि इग्नोर कर देना, राइट। मैं ये पूछता हूं, आपका आंसर बदल जाएगा अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट टैक्स ईयर 26 27 का नहीं होता, बल्कि पिछले साल का होता। टीवाई का तो मतलब पता ही है, टैक्स ईयर। जैसे अपने एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, टैक्स ईयर 26 27। लेकिन असेसी ये बोल दिया कि नहीं नहीं, ये इस साल का तो है ही नहीं, ये तो पिछले साल का अनरियलाइज रेंट है, मैं तुमको दे दिया। बस तुमको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये जो अनरियलाइज रेंट है टैक्स ईयर 25 26 का है। तो आप क्या करोगे? सेम नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? सोचो सोचो। नहीं, माइनस तो हम लोग अभी किए, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में समझो।
कि एक जो था वो ये था, ठीक है, ये एक अलग पार्ट है। और अब मैं बोलता हूं कि मानो मैं तुमको यही क्वेश्चन देता, बस क्वेश्चन के अंदर बदल देता, यहाँ पे 26 27 के बदले ये होता, ये क्या है, ये पार्ट 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को फिक्स सेम मत समझो। समझ में आया ना? जब कभी भी ऐसे लाइन आता है ना कि वुड योर आंसर चेंज इफ दिस हैपेंड, उसका मतलब हमेशा ये समझना कि वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, बस एक फैक्ट बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, बताओ। नहीं तो अभी हम लोग अनरियलाइज रेंट को माइनस किए थे एनुअल रेंट से, करेक्ट? पिछले बार हम लोग नहीं, मेरा बोलना ये है कि अनरियलाइज्ड रेंट अगर पिछले साल को पर्टेन करता है तो उसको तो हम लोग उसी साल एडजस्ट कर दिए होंगे। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर कभी इंस्टीट्यूट फंसाने का भी कोशिश करेगा, एकदम आपको हमेशा देखना है अनरियलाइज्ड रेंट इस साल का है कि नहीं। अरे फॉर दैट मैटर सारा ही चीज इस साल का ही तो लेना है। अब अगर मैं क्वेश्चन के अंदर तुमको दे दूं कि पिछले साल का कोई अनरियलाइज्ड रेंट था, तो हमको क्या करना है, मेरे को क्या मतलब है उससे? तो पिछले साल के हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते समय उसको एनुअल रेंट से माइनस कर दिए होंगे। मानो कोई आपको ये भी बोल दे कि नहीं पिछले साल उसको नहीं माइनस किया गया, तब भी इस साल के इनकम से नहीं माइनस होगा, क्योंकि भाई इस साल का अनरियलाइज है क्या, नहीं ना, इस साल का तो पूरा ही 12 महीने का रियलाइज हुआ है, तो हम इस साल से क्यों माइनस कर दें? वो तो फिर आपका लॉस हो गया, आपको करना चाहिए था पिछले साल। कोई इंसान ये बोलेगा कि सर हम भूल गए पिछले साल करना, तो भूल गए तो भुगती है। तो कभी भी मत करना। मेरा बस तुम लोग को बोलना इतना ही है कि यस आंसर वो चेंज, और आंसर क्या चेंज होगा, इस केस में हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस साल को है ही नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि सर मेरा इनकम हो रहा था लेकिन 2 महीने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, तो उसको माइनस करो। जो इस साल का नहीं है, इस साल का तो टैक्स भरना है, तो इस साल का तो 12 महीने का पैसा आया ही है, तो आप टैक्स दीजिए। क्लियर? इलस्ट्रेशन 3 हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखें। इलस्ट्रेशन 4 फटाफट से तुम लोग करो, 5 मिनट्स है एकदम, और अब की बार हम 5 मिनट से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देगा। इस इलस्ट्रेशन 4 के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, तो करना क्या है, 5 मिनट्स बहुत है एकदम। इसमें तो कुछ भी नया मसाला नहीं है, ये हम अभी बोल देते हैं, इसमें कुछ भी नया मसाला नहीं है, पुराना है, सबसे बोरिंग क्वेश्चन है। करें हम? अब हम कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में तुम लोग ऑब्जर्व किया कि नहीं किया वो पहले मेरे को बताना, कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी के अंदर कैसे निकला है, ये नंबर का कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? हम्म, बताओ ना, कोई तो पैटर्न दिख रहा होगा कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे है, क्या है? नहीं, रुपीज इन लैक्स तो टोटल क्वेश्चन के लिए, कोई बोलेगा ऐसे 60 रुपये में कौन सा प्रॉपर्टी मिल रहा है हम भी ले लें, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 60 नहीं है 60 लैक्स है। देखो ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे आ रहा है समझो। क्वेश्चन तुम लोग को बोल रहा है एनुअल रेंट, एनुअल रेंट मतलब रेंट इज फॉर 12 मंथ्स, लेकिन अगर असेसी ये बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी 1 महीने वेकेंट था, तो उसका वैकेंसी का लॉस कितना है? 12 महीने तो उसका प्रॉपर्टी था ही नहीं ना, फिर 11 ही महीने था। तो अगर 12 महीने का 72 है, तो 1 महीने का कितना है? 6। सुनो, 12 महीने का अगर रेंट इज 72, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि मेरा 1 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट था, तो मेरा वैकेंसी का लॉस क्या निकलेगा? 72 इज फॉर 12 मंथ्स, तो 1 मंथ के लिए 6। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरे 12 मंथ्स का रेंट था 57, लेकिन 1.5 मंथ्स मेरा रह ही नहीं पाया, तो मतलब क्या, 57 इंटू 1.5/12, ये करके देखना, 7.125 ही आएगा। 72 जो है ये 12 महीने का है, क्या नहीं लेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो दी है वो डेट भी माइनस कर देंगे, फिर प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट तो नहीं लगेगी।
क्यों नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज मत हो। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सीधा लॉस ड्यू टू वैकेंसी का अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ अलग अलग वैरायटी से अवेयर रहो। एक सेकंड, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को अमाउंट दिया रहेगा, कभी कभी हम लोग को सिर्फ मंथ्स बता देगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, तुम लोगों के लिए टू मच कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसलिए, पता है मैं चाहता तो मैं इस पूरे कॉलम को हटा सकता था, ठीक है। मैं तुम लोग को सिर्फ ये बताता कि एनुअल रेंट कितना है और वेकेंट कितना मंथ्स है। तो ये अमाउंट निकालने का भी तुम लोगों के अंदर काबिलियत होना चाहिए। वो अमाउंट कैसे निकलेगा वो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन में। ऑल्दो मैंने अमाउंट लिख के दिया है, वो ही मैं पहले बता रहा हूं कि वैकेंसी का लॉस कैसे निकलता है। सिंपल सा हिसाब है ना। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा फ्लोर 50,000 रुपया महीने के रेंट पे है, और मैं बोलूं कि एक महीने कोई इधर रेंट नहीं लेने आया, एक महीने वेकेंट था, तो लॉस कितने का हुआ? 50,000 का ही हुआ ना, करेक्ट? मानता है? मानता है? वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि मेरे को एनुअल रेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट कुछ भी नहीं है, मतलब जिस दौरान वेकेंट नहीं था उस दौरान पूरा पैसा आया है। अनरियलाइज्ड रेंट के जीरो होने का मतलब है कि जिस दौरान वेकेंट नहीं था उस दौरान पूरा पैसा आया है, लेकिन वेकेंट था उसका लॉस तो माइनस करेंगे। मैंने ये अमाउंट तुम लोग को निकाल के दे दिया, तुम लोग को बस यही अमाउंट माइनस करना है। लेकिन मैं तुम लोग को बस ये बता रहा हूं कि ये अमाउंट आए कहां से। कभी अगर एग्जाम में ये अमाउंट नहीं दिया रहे तो घबरा मत जाना कि सर हम लोग को तो सिर्फ मंथ्स दे दिया, मंथ से कैसे निकालेंगे। वो बता रहा हूं कि मंथ से कैसे निकलेगा। अब देखो सोल्यूशन, कितना कॉलम बनेगा भाई इसके अंदर? एक्स वाई जेड ए बी सी, और भी है क्या? नहीं, डी है ना। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तीन चीज मेरे को फटाफट से बताओ। एम वी एफ आर एस आर। अब सुनो ना, तुम लोग मेरे को सीधा इन तीन का फाइनल रिजल्ट बताओ, हर क्वेश्चन के अंदर इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। एम एक्सपेक्टेड रेंट सीधा क्या है तुम लोग के हिसाब से वो बताओ मेरे को। देखो पहले वाले में क्या है, अपन करते चलते हैं 60 65 विच एवर इज हायर, लिमिट कर देंगे 59.5 में। तो पहले वाले में 59.5, दूसरे वाले में 59, तीसरे वाले में 63, चौथे वाले में 80, सॉरी हाँ, एक सेकेंड, 80, पांचवे वाले में क्या है? 80 78 बट 76। सी के अंदर क्या होगा? 120, और डी के अंदर क्या होगा? 120, ठीक है। तो सीधा इसको लिखे 59.5 59 63। बताओ 59.5 59 और जेड में क्या था? हम पहला दोनों ठीक लिखा ना। ए के अंदर क्या था? 80 76 और करेक्ट लिखा हम, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है एक्चुअल रेंट निकालना है। एक्चुअल रेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनुअल रेंट लेते हैं और उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा एनुअल रेंट लिख लेते हैं। अब एनुअल रेंट क्या है देखो, एनुअल रेंट है 72 57 72 72, ठीक है। 72 57 72 72, फिर उसके बाद एन ए 96 144, एन ए 96 144। अरे एनुअल रेंट तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, उसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है, और अनरियलाइज्ड रेंट कुछ है ही नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि एक्चुअल रेंट क्या आ गया? 72 57 72 72 नील 96 144। अब स्टेप नंबर 3, ई आर और ए आर विच एवर इज हायर। हम लोग वैकेंसी को अभी तक क्यों नहीं एडजस्ट किए हैं? क्योंकि वैकेंसी तो इसके बाद एडजस्ट होगा ना। पहले तो हम लोग स्टेप 3 करते हैं, उसके बाद स्टेप 4 पे आएंगे ना। तो दोनों में से हायर क्या है? 72 59 72
80, 76, 120, 144 करेक्ट। मानता है तुम लोग? अभय मानता है? तो अभय कंफ्यूज्ड है। क्या कंफ्यूजन है दोस्त, बता। नहीं, अपना मत करो, जब हम क्वेश्चन कराए तो अपना मत करो, ठीक है। तुम लोग को ये सारा बोर्ड नोट्स का मिल जाएगा पीडीएफ, इसको हम रख के क्या करेगा, तुम ही लोग के लिए तो है ही, ठीक है, ये दे देगा, इसका टेंशन मत लो। सुनो मेरा बात पहले। अब स्टेप 4 में क्या आएगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी, करेक्ट। लॉस ड्यू टू वैकेंसी मैंने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए हम लोग को मंथ्स को इग्नोर कर देना है। लेकिन मानो मंथ्स आता क्वेश्चन में, तो तुम लोग निकाल पाएगा? सिखा दिया ना तुम लोगों को। 72 एनुअल रेंट है और एक महीने के लिए वेकेंट है, तो 72 12 महीने के लिए है, एक महीने का क्या आया? 72/12 इंटू 1। नहीं मान रहे कृषांक, कृषांक कंफ्यूज्ड है। मैं बोलता हूँ कि मेरा एनुअल रेंट इज 80, ठीक है, और मेरा प्रॉपर्टी 2 महीने वेकेंट था। कृषांक बता कितना आएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, फटाफट से। कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ कृषांक बताएगा। 160/12 है। कैसे निकाला, फॉर्मूला बताओ बस। x इंटू वाई बाई जेड, तो क्या होगा बताओ? 80 इंटू 2/12, करेक्ट। तो यानी कि 13.333। समझ में आ गया? यही अमाउंट्स मैंने लास्ट रो के अंदर निकाल के दे दिए तुम लोगों को, तो बस उसको माइनस कर देना है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है? 6, 7.125 और 30 पहला 3 में, तो 6, 7.125, 30। नेक्स्ट 4 में क्या है? नेक्स्ट 4 के अंदर है 18, 80, 120। सुनो, 18, 80, 120। अब गौर से सुनो, ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर बी, यहां पे क्या होगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी? प्रॉपर्टी नंबर बी जो है, प्रॉपर्टी नंबर बी, ये वाला प्रॉपर्टी, इसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या है मेरे को बताओ? नील है? कौन कौन को लगता है नील है? अच्छा, बाकी लोग को नील? तुमको भी नील ही लगता है क्या? हम्म, फटाफट से, तेरा भी आंसर का वेट कर रहे हैं हम लोग। नील है? क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहता है। तुम लोगों को हम जो लिख देगा तुम लोग मान लेगा, हम लिख देगा अभी सुबह है तुम लोग मान लेगा, हम लिख देगा अभी रात है तुम लोग मान लेगा। अरे भाई, जो प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने वेकेंट रहा उसका लॉस ड्यू टू वैकेंसी नील है। जो प्रॉपर्टी पूरा 12 मंथ्स वेकेंट था उसके अंदर कोई वैकेंसी लॉस नहीं है, पूरा ही लॉस है। इसीलिए तो देखो इस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट ही एनए है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरे साल भाड़ा पे जा ही नहीं पाया, रेंट पे जा ही नहीं पाया। तो इसका टोटल जो लॉस आया उसको, उसका जो भी आएगा ईआर या एआर विचएवर इज हायर, वो टोटल माइनस करना पड़ेगा। वापस सुनो, मैं बोलता हूं कि कोई प्रॉपर्टी पूरे 12 मंथ्स वेकेंट था, तो अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट जो भी हायर है उससे हम लोग माइनस करते हैं। मैं बोलता हूं जो पूरे 12 मंथ्स वेकेंट था उसका तो जो भी हायर रहेगा उतना का ही उतना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो टोटल ही नील होना चाहिए ना हम लोगों का। जो पूरे साल वेकेंट था मैं उसमें कैसे टैक्स कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता हूँ। तो यहां पे मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा, लेकिन आप लोगों को गौर इस चीज पे करना था कि अगर पूरे 12 मंथ्स वेकेंट है तो सर पूरा ही लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो गया ना। तो यहां पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या है? पूरा 76। लॉजिक समझ में आया ना कि तुम लोग बस हाँ बोलने के लिए हाँ बोल रहे हैं? पक्का? अभय को नहीं समझ में आया? आ गया? तो अब मेरे को कोई बताएगा फाइनल आंसर क्या है जीएबी का? बस इसको माइनस कर देना है। 72 में से 6 गया 66, 59 में से 7.125 गया तो क्या आएगा? 51.875। 72 में से 30 गया
42, ये 62, ये कुछ नहीं, ये 40, ये 24। बोलो, क्लियर आया ना? कोई डाउट कि आगे बढ़े? बढ़े आगे? ER और AR whichever is higher, AR itself is actual rent। ठीक है? हम्म, अब आओ, अभी और सम, लास्ट का 2 सम अभी करने का मन है, अभी कुछ कॉन्सेप्ट पे चले? बोलो, जो तुम लोग बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी है। तो कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करें पहले, कि पहले 2 क्वेश्चंस करें? पहले कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आज खत्म कराएगा। ठीक है? हाँ, एकदम 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 कुछ नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है। तो हम लोग करें, पहले क्वेश्चंस ही कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस तो खत्म करना ही है आज। क्वेश्चन के ऊपर कोई बैकलॉग नहीं होगा, और जिस दिन कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा उस दिन तो हम और क्वेश्चन कराएगा, ताकि एब्सेंट होने वाले को बहुत मलाल हो कि क्यों इतना बड़ा दिन एब्सेंट हो गया। ठीक है? बस हाँ, तो जो एब्सेंट होगा, जो लोग आया, उन लोग का भी बैंड बजेगा उस दिन। नहीं, हाँ, तो वही करना, जिस दिन नहीं आ पाओ उस दिन हम इतना क्वेश्चन करा देगा कि तुम लोग रिकॉर्डिंग में रो देगा देख करके। जिस दिन पूरा क्लासरूम खाली रहेगा उस दिन तो एकदम ही बैंड बजा देंगे पूरा क्लास का। ठीक है? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 5, फिर से वही करना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं पहले ही लिख दिया हूं, देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये क्वेश्चन में कोई मसाला नहीं है। ठीक है? एकदम मसालेदार, बिना मसाला का क्वेश्चन है ये, एकदम बिना मसालेदार क्वेश्चन है। ठीक है? ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 सेकेंड्स मोर। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन किस पॉइंट पे हुआ? चलो तुम बताओ, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? एक्चुअल रेंट, हम क्वेश्चन में दे तो दिया एक्चुअल रेंट। अच्छा, चलो वो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, कि उसके कारण प्रॉब्लम हुआ। तुम लोग छोटे में जिक्सॉ पजल सॉल्व करता था, याद है? वो ऐसे करके आता था। स्टार्ट है कि नहीं रिकॉर्डिंग? नहीं किया है? ऐसे करके आता था जिक्सॉ पजल, जिक्सॉ अलग अलग जोड़ो। हाँ, ये क्वेश्चंस ना एकदम वैसा ही है, जिक्सॉ पजल के जैसा है, लेकिन क्वेश्चन खुद पता है जवाब दे देगा कि क्या कंफ्यूजन है उसका। चलो, तुम्हारा कंफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं कि सर, एक तरफ क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, और दूसरी तरफ क्वेश्चन ओल्ड टेनेंट न्यू टेनेंट भी बात कर दिया। राइट? यही है, क्योंकि एम वी एफ आर एस आर पे तो हम लोग को कोई डाउट नहीं है, वो तब हम लोग कर करके हम लोग का बैठ गया दिमाग के अंदर पूरा। तो सुनो, अब अभी तुम छोड़ दो। ओल्ड टेनेंट जो है, ओल्ड टेनेंट कब से कब तक था? 1 अप्रैल से लेके 30 जून था। ठीक है? तो ओल्ड टेनेंट से ए कितना कमाया बताओ मेरे को? 5,000 इंटू 3 मंथ्स, यानी कि 15,000 कमाया। ठीक है? तो हम लोग को ये समझ में आया कि 3 महीने के लिए ए 15,000 कमाया। न्यू टेनेंट कितना से कितना था? 1 जुलाई से 31 दिसंबर था। कितना महीना हुआ? अभी लिखना कुछ भी नहीं है, पेन रख दो, सिर्फ सुनो। 6 महीना था न्यू टेनेंट। तो 9,000 करके मैक्स 6 मंथ्स कितना कमाया? करेक्ट, 54,000। फिर क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट भी रह गया, कितना से कितना? 3 महीना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये प्रॉपर्टी 3 महीना वेकेंट नहीं रहता तो मेरे को क्या रेंट मिलता?
जनवरी से मार्च अगर ये प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं रहता तो मेरे को क्या रेंट मिलता, और एक्चुअल रेंट क्या लेंगे, दिसंबर वाला लेंगे या जून वाला लेंगे? जून वाला। मतलब तुम किसी से पहले 5,000 चार्ज करता था, फिर तुमको एक नया बंदा मिल गया जिसको तुम 9,000 रुपया चार्ज कर पा रहे, लेकिन अब तुम जनवरी में फिर से उससे 5,000 ही चार्ज करेगा, तो फिर जून वाला क्यों? आज अगर आदित्य सर मेरा रेंट बढ़ा दे तो वापस पुराने रेंट पे आएंगे क्या? नहीं ना। या आदित्य सर को अगर कोई दूसरा मिल जाएगा जो मेरे से ज़्यादा रेंट देता है, फिर वो छोड़ के चला जाएगा और फिर से अगर हम भी आएगा तो हम बोलेगा सर पुराने रेंट पे ले लीजिए, वो बोलेंगे ना नहीं भाई पुराना रेंट बंद हो गया। ये आदमी ये बोल रहा है कि मैं पहले 5,000 पे किसी को देता था, अब मेरे को 9,000 वाला मिल गया, लेकिन वो भी 6 महीना रह के चला गया। अब जो वो 3 महीना गवाया वो मेंटली क्या अकाउंट कर रहा है कि मेरा 27,000 रुपया आता अगर वो 3 महीना रहता, कि वो ये सोच रहा मेरा 15,000 रुपया आता अगर वो 3 महीना रहता? वो तो 9,000 के हिसाब से सोचेगा ना कि मेरा लॉस कितना हुआ, 27,000। और अब सुनो, यही 27,000 अगर आता तो तीनों को जोड़ देंगे तो पता है कौन सा नंबर निकलेगा? 96,000। तो जो तुम लोगों का क्वेरी था सॉल्व हो गया। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। मैंने क्या लिख के दिया? मैंने लिख के दिया एक्चुअल रेंट अगर कोई वैकेंसी नहीं होता तो, लेकिन वैकेंसी है। इस क्वेश्चन में इस पूरे चीज को इग्नोर भी कर देते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, डायरेक्टली हो जाता। 96 का वो 3 मंथ्स फिर उसका अलग तो उसी के लिए तो बोला कि अगर जिक्सॉ पजल सॉल्व करने का बचपन में शौक था तो जोड़ के देखो ना। ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी इसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो गया था कि यार दो दो चीज दे दी है तो एक बार जोड़ के देखते हैं ना। लो, अब क्या रियलाइज हो रहा है कि दोनों में से कोई भी ले लो। मानो अब अगर हम क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप लोग इसको और इसको यूज करके निकाल लेते यही चीज। सही बात है। इससे क्या सीखे? हर बार सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं खोजना है, कभी कभी इन द बॉक्स ही मिलता है सोल्यूशन। अपने हर समय आउट ऑफ द बॉक्स सोचने चले जाते हैं कि पक्का ही कुछ ना कुछ होगा। इस क्वेश्चन में सच में ही कोई मसाला नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था। अब क्या है मेरे को बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकलेगा? दिस और दिस एंड दिस, यानी कि यहाँ पे 60,000, यहाँ पे कितना 60,000। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, रुको ढंग से कर लेते थोड़ा सा। देखो इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, ए का केस है और बी का केस है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट मैं सीधा लिख रहा हूँ, 60,000 ही दोनों के केस में है, करेक्ट। एक्चुअल रेंट मेरे को दिया हुआ है, क्वेश्चन ही निकाल के दे दिया मेरे को। एक्चुअल रेंट कितना है? 96 और 28,500, ठीक है। 96,000 और 28,500। मैं तुम लोग को बैक कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे 96 आया, कैसे 28,500 आया। 28,500 भी वैसे ही बैक कैलकुलेट करना मिल जाएगा, ठीक है। हायर क्या है? 96,000। हायर क्या है? 60,000। वैकेंसी का लॉस क्या है? क्वेश्चन इधर 27,000 दिया है और इधर कितना दिया बताओ। रुको एक मिनट, ओल्ड टेनेंट न्यू टेनेंट को छोड़ना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन में ये बता दिया कि कल को अगर वैसे भी डाल के आए और एक्चुअल रेंट ना दिया हो तो घबरा मत जाना कि अरे यार ये क्वेश्चन तो अपन कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए, एग्जाम में क्या अलग पूछ लिया। अलग कुछ नहीं पूछा है, वो उसी चीज को घुमा के पूछा है। अब मेरे को बताओ क्या आया जीएवी? 96 में से 27 गया कितना? 69,000, ठीक है। और ये कितना है? 52,500 आ गया जीएवी। कोई डाउट? पक्का? लो देख लो, 96 और 52,500, सॉरी 69 और 52,500। क्लियर? पक्का? अब भाई क्लियर है तो अब कर दे लास्ट इलस्ट्रेशन। तो
तो उसमें भी तुम क्या गलती किया? चलो ओल्ड टेनेंट से भी अगर गए तो कहाँ गलती की है बताओ? क्या ऐड किया था? जो रेंट आया तो रेंट तो ऐड ही करना है। नहीं, मतलब एक्चुअल रेंट भी लिख दिए थे और उसमें जो रेंट ऐड हो गया ओ जो लेस किए थे वो भी लेस कर दिए थे, फिर लेस किए थे हम्म, फिर वो लॉ हम्म, वाला लेस किए। चलो करे इलस्ट्रेशन नंबर 6 आज का फाइनल इलस्ट्रेशन है। हम्म हाँ, इसमें बस एक चीज़ करो तो इसके अंदर ना इसको कर दो अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 26 27, ठीक है, और इसको कर दो 25 26, ठीक है। पहला वाला 26 27 का है, दूसरा वाला 25 26 का है, ठीक है। ये एक टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लो। चलो आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 6, कहाँ कहाँ रोड ब्लॉक फेस हुआ भाई तुम लोगों को वो बताओ। किस चीज़ में रोड ब्लॉक फेस हुआ? अनरियलाइज्ड रेंट 26 27 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? 25 26 को नहीं लेंगे तो हम क्लियर कर ही दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो मतलब उससे तुम लोग पढ़ रहे हैं कि तुम लोग मेरे से पढ़ रहा है? जब हम तुम लोगों को पिछले क्वेश्चन में बोल दिया, ये वाले क्वेश्चन के अंदर वुड योर आंसर चेंज इफ अनरियलाइज्ड रेंट वाज फॉर 25 26, इस क्वेश्चन में था ना। हाँ, ये तो अपन इस क्वेश्चन के अंदर ट्रस्ट में कोई नया पॉइंट नहीं था, अनरियलाइज्ड रेंट इसी क्वेश्चन के अंदर अपन लोग बात कर लिए थे, ठीक है। चलो जो लोग को लगता है उन लोग का आंसर सही है मेरे को बताएगा तुम लोग जीएवी क्या है, बताओ। एक्स का तुम लोग के हिसाब से जीएवी क्या है अभी पता चल जाए। 140, ठीक है। तुम्हारा भी 161 है, कितना? ठीक है, यही है। अब है तुम्हारा, बताओ, इसका भी लिख लेते हैं, इसका ब्लू इंक से लिख लेंगे। 161, 172, 172, 142, 241। इतना तो श्योर है कि अब क्लास के अंदर कोई एक का तो गलत हो ही रहा है, या तो आप लोग दोनों का ठीक है या ये है। हाँ, वो हमको याद थोड़ी है, हमको तो करना पड़ेगा, जो हम करेगा वो सही है, ठीक है। चलो आओ, एक्सपेक्टेड रेंट फटाफट से निकाल लेंगे, इधर देख करके कितना 140 140 142, ठीक है। 180 185 175 180 185 175 140 145 142 231 262 241, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया मेरा? 140, इसका एक्सपेक्टेड रेंट में ही गलती हो गया लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आप स्टेप 1 पे ही बाहर है, ठीक है। 142 241 241। अब एक्चुअल रेंट क्या होगा? तो एक्चुअल रेंट के लिए हम लोगों को सिंपली करना है दिस माइनस दिस, क्योंकि हम लोगों को 25 26 के अनरियलाइज रेंट से कोई वास्ता ही नहीं है, वो पिछले ही साल लेस हो गया है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? फंसाने का चीज़ दिया हुआ ट्रैप है। इस टाइप के चीज़ों के पास में रेड फ्लैग लगा लो कि ये रेड फ्लैग है एकदम, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? 168 माइनस 14 तो कितना बना? 154। कैसे आ रहा है ये? तो एनुअल माइनस अनरियलाइज्ड फॉर 26 27, ठीक है। 154, फिर उसके बाद क्या है? 168 माइनस 42 तो कितना हो गया? 126, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ। 167, फिर नेक्स्ट वाला बताओ। 98 और 210, राइट। 98 एंड 210। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? जो भी हायर है उसको साइड कर लो। तो क्या हायर है? 154 हायर है, 175 हायर है, 175 हायर है, 142 हायर है, 241 हायर है। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? वैकेंसी के लॉस को अब आप माइनस कर दो। तो वैकेंसी का लॉस क्या है? अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हम लोग क्या लेंगे? नीचे वाला लेंगे।
वो फालतू है। अगर हम ये नहीं दे तो निकल जाएगा क्या लॉस ड्यू टू वैकेंसी? जब दिया हुआ है वो ठीक है, लेकिन सीख के ये भी रखो, जरूरी नहीं है हर बार आए ही आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया हुआ ही हो। तो एक बार करे अपन कि मानो नहीं दिया हुआ होता तो मंथ से कैसे निकालेंगे? बताओ मंथ से कैसे निकालेंगे, सुहानी बताओ। रुक जाओ, ये बताएगी पहले, वैकेंसी मंथ से कैसे निकालेंगे हम लोग? 154 154 कहाँ से आया? माइनस अच्छा 154, फिर मल्टीप्लाई 0.5 फोन को साइलेंट पे रख दे दोस्त। कितना मल्टीप्लाइड बाई? अच्छा, तो 154 को 0.5 डिवाइड बाई 12 करने से तो 6.42 आ रहा है। तो ये तो फिर मेरे से गलती हो गया क्या? नो आइडिया, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे से गलती हो गई है इस क्वेश्चन को सेट करने में, नहीं है वो पॉसिबिलिटी। सुनो, अनरियलाइज्ड रेंट को हम लोग क्यों माइनस करेंगे? अनरियलाइज्ड तो वो है कि जिस दौरान मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे था लेकिन नहीं आया। वेकेंसी क्या होता है? वेकेंसी होता है कि फॉर 0.5 मंथ मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट था। अरे भाई एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को छोड़ो। मानो मैंने अभय को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, ठीक है? ये कमरा अभय को रेंट पे दिया, बोला 10,000 रुपीज पर मंथ देना, ठीक है? अभी अप्रैल से लेकर के दिसंबर अभय यहाँ पे था 9 मंथ्स, ठीक है? और अभय लास्ट मंथ का मेरे को रेंट नहीं दिया, तो मेरे लिए अनरियलाइज्ड रेंट क्या हो जाएगा? एक महीने का रेंट, यानी कि 10,000, ठीक है? मेरे लिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या होगा? वैकेंसी होगा कि जनवरी से मार्च मेरा वेकेंट रह गया 3 महीना। कितना अमाउंट? 30,000। तो यानी कि मैंने 30,000 रुपये कैसे निकाले? जो मेरा पर मंथ का कॉस्ट था उससे। आपका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो आपके फॉर्मूला से क्या होगा? पहले पर मंथ के कॉस्ट में से अनरियलाइज्ड को माइनस कर दो। तुम तो 154 से की ना, तो करना चाहिए क्या माइनस? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानो अगर माइनस करके निकालेंगे तो क्या होगा कि यार अभय से मेरे को 9 महीने का आया कितना? सिर्फ 8, 80,000। तो तुम तो बोलोगे कि सर फिर 80,000 से हम लोग को एक महीने का निकालना चाहिए। अभय 9 मंथ्स था और मेरे को 80,000 दिया, तो 1 मंथ का क्या आएगा? 80,000 बाई 9। लेकिन ये तो गलत है ना। मेरा वैकेंसी का लॉस में हम उसको क्यों लेगा कि जो वो पैसा मेरे को नहीं दिया? मेरा वैकेंसी का लॉस का सिंपल हिसाब है, कितना रुपया महीना मेरे को मिलना चाहिए था। मेरा प्रॉपर्टी खाली रह गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरा प्रॉपर्टी अगर पूरे साल रहता तो 168 कमाते, 0.5 महीने नहीं था तो क्या होगा? 168 इंटू 0.5 बाई 12, 7। मेरा प्रॉपर्टी 168 पूरे साल कमाता लेकिन एक महीने नहीं कमा पाया। 168 इंटू 1/12, 14। ये रहा 14। 168 इंटू 1/12, 14। 168 इंटू 3/12, 42। 252 इंटू 5/12, 105। तो मैं तुम लोगों को बस इतना ही चीज सिखाना चाहता हूं कि तुम एकदम ठीक बोला कि दिया हुआ है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में भी अगर दिया हुआ रहेगा तो मंथ्स को इग्नोर कर देना। अच्छा ही है ना, हम लोगों को एग्जामिनर मदद कर दिया, कैलकुलेटर कम चलाना पड़ा। लेकिन कल को अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे अमाउंट तो घबरा के क्लीन बोल्ड मत हो जाना वहां पे कि भाई क्या हो गया, मंथ्स दे दिया, दिमाग नहीं चल रहा है। दिमाग चला लेंगे भाई। क्वेश्चन साफ साफ बोलता है अगर पूरे साल लेट आउट रहता तो इतना कमाते, और फिर बोलता है कि इतने दिन तो लेट आउट नहीं था, इतने महीने, तो हो गया ना, यूनिटरी मेथड है। तो अब क्या करेंगे? 7, 14, 14, 42, 105। 7, 14, 14, 42, 105 माइनस कर दो, आंसर आ गया 147, 161, 100, 136। यही था क्या तुम लोग आंसर? ठीक है, तुम लोग का आंसर सही हो गया। ये जो एप्पल पड़ा है ये तुम लोग दोनों बांट लेना आज, ठीक है? ये तुम लोग का प्राइस है आज, एंड में क्लास के एंड में ले जाना इसको, ठीक है? चलो, हम लोग का 6 क्वेश्चन आज का खत्म हो गया। इलस्ट्रेशंस ये तो एकदम सिंपल था, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। जो हम लोग आज सब कुछ पढ़े ना, उन सबको हम मोड़ तोड़ के इसी क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। महीने का भी ट्रिक डाल दिया, फिर अनरियलाइज्ड रेंट पिछले बार वाला जो है वो भी डाल दिए,
एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का तो मसाला हर क्वेश्चन में आ ही रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये 6 करने के बाद तुम लोग आज क्या करेगा, घर जा करके फर्स्ट क्लास देखेगा। सेकंड, इन 6 का 6 इलस्ट्रेशंस को बंद कर देना कॉपी, बंद कर देना कॉपी, आज नहीं तो कल बैठ करके खुद से लगाना पूरा ऑनेस्टी के संग, चीटिंग नहीं। गलत होगा गलत होगा, हम उधर ही जहां पे मेरा गलत होगा हम उसी को रेड से मार्क करके रखेंगे कि यही मेरा वीकनेस है। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। सम करते समय 90% लोग क्या गलती करता है, ये क्वेश्चन देखा और संग संग में सोल्यूशन देख लिया। एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा ना, फंस जाते हैं। सच बता रहा है, ऐसा कितना लोग आता है मेरे पास हर अटेम्प्ट के बाद कि सर एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन पेपर देख के हम ब्लैंक हो जा रहे हैं। अभी हम तुमको बता रहे 4 दिन पहले एक जन आया, उसका इंटर का तीसरा अटेम्प्ट लग रहा है अभी, वो मेरे को यही चीज बोला भैया हम क्वेश्चन बहुत लगाता है लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते के संग संग हम एग्जाम में ब्लैंक हो रहा है। हम उसको एक ही चीज पूछा, हम बोला तुम क्वेश्चन कैसे लगाता है, बोला सर क्वेश्चन देखा सोल्यूशन देख लिया तुरंत। बोला तो माइंड को टेस्ट करने का मौका मिला, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये टेस्ट करने का कभी मौका मिला दिमाग को। लेकिन एग्जाम में क्या हाथ बंधा हुआ है, आंसर ही नहीं है मेरे पास। अब तो जो करना है कोरे कागज पे हम ही को लिख के करना है, तो हम वो नौबत एग्जाम हॉल में क्यों आने देंगे, उसके पहले ही कर लेंगे ना। ठीक है, अब बस 5 मिनट दो मेरे को, उसके बाद तुम लोग जा सकता है। 5 मिनट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये तो सिर्फ पहला स्टेप है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। पहला स्टेप के अंदर ही इतना सारा स्टेप करना पड़ रहा है। अब इसमें से क्या होता है, आपका घर कहीं पर भी हो, हर बार आसपास का जो म्यूनिसिपैलिटी होता है ना वो कुछ टैक्सेस लेता है। क्यों लेता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्सेस, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जैसे कोलकाता है तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बॉम्बे है तो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक स्वीपर आता है जो सुबह साफ करके जाता है, रास्ता जो केएमसी बनवाया आपके लिए सीमेंट का अच्छा सा रास्ता, ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है आपके हर क्रॉसिंग पर ताकि आपके एरिया के अंदर ट्रैफिक ढंग से मैनेज हो। रात के समय स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाता है तो स्ट्रीट लाइट को लगाने का खर्चा, उसका बिजली का बिल, एरिया के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, सब चीज रहे, पुलिस दिया, खर्चा लगता है ना। तो भाई अगर मेरा कोई रेंट आ रहा है, जैसे मैं आज अगर इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो मैं बदले में लैंडलॉर्ड को यही बोलूंगा ना कि भाई इस बिल्डिंग के बाहर का साफ सफाई होना चाहिए। तो लैंडलॉर्ड बोलता है उसके लिए मैं म्यूनिसिपल टैक्स जमा करता हूं, तो म्यूनिसिपल टैक्स का उसको डिडक्शन मिलना चाहिए, उसका तो खर्चा है ना। जो इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है वो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, उसके म्यूनिसिपल टैक्स के कारण ये एरिया अच्छा है, इस एरिया के अच्छा होने के कारण वो रेंट कमा पा रहा है, तो उसका इनकम में से म्यूनिसिपल टैक्स एक खर्चा हो गया तो उसको माइनस होना चाहिए। इसको माइनस करने के बाद जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस का ऑपोजिट होता है नेट, इसको हम लोग जीएवी बोलते हैं और इसको हम लोग एनएवी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एनएवी आ गया। अब सुनो, अब ये जो आदमी है जो लैंडलॉर्ड है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि चलो म्यूनिसिपैलिटी वाला तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जैसे यही सेंटर ले लो, इस सेंटर में सुबह एक जन आता है, मेड साफ करके जाती है पूरा, ठीक है, फिर एक जन पानी भरने के लिए आता है, फिर एक जन आता है जो वॉशरूम को क्लीन करता है, वाईफाई का खर्चा लगता है, इधर 10 तरीके का खर्चा है। ये खर्चा कौन बियर कर रहा है, लैंडलॉर्ड बियर कर रहा है, मैं तो नहीं बियर कर रहा हूँ, मैं तो एक फिक्स रेंट दे रहा हूँ महीने का, मेरे को मतलब नहीं है। अब उसी रेंट के अंदर साफ सफाई भी होगा, उसी रेंट के अंदर पानी भी आएगा, उसी रेंट के अंदर वॉशरूम भी साफ होगा, उसी रेंट के अंदर बाहर का जो चेयर बेंच सब लगाए, तो उस खर्चे का भी उसको डिडक्शन मिलना चाहिए ना। भाई इनकम कमा रहा हूं, आप टैक्स कर रहे हो तो जो खर्चा लगा उसको भी तो माइनस करो ना, हमेशा नेट इनकम टैक्स होना चाहिए ना। अब चीज क्या है, यहाँ पे जो लोग लॉ बना रहे थे ना उन लोग यही सोचे कि हाँ भाई अलग अलग टाइप का खर्चा है, क्या क्या, जैसे सिक्योरिटी दिया हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, जैसे हाउस कीपिंग क्या होता है, क्लीनलीनेस का चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, सब है। अब पता है लॉ मेकर्स भी यही बोले, बोले एकदम सही बात है, ये सारा सच में खर्चा है, इनको हम लोगों को माइनस करना चाहिए। लैंडलॉर्ड का बात एकदम सही है, ठीक है, माइनस कर देंगे, जो बचेगा इस वाटर चार्जेस, ठीक है, लिखो मत कुछ भी मत लिखो, अभी सिर्फ सुनो, ठीक है। अब क्या है,
जो बचेगा ये हम लोगों का टैक्स होना चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एकदम सही बात है, लॉजिकल है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इंडिया में ना लोग बदमाश है। क्यों बदमाश है? लोगों को मौका मिल गया यहीं पे खेलने का। कैसे मौका मिल गया? जो स्वीपर साफ करने आता है वो क्या बैंक से सैलरी लेता है? बैंक से वो तो कैश में लेता है। मानो मेरा नेट एनुअल वैल्यू निकल के आया इस प्रॉपर्टी का पूरे साल का 3 लाख, ठीक है। मैं दिखा दिया कि सर स्वीपर को 12 महीने मैंने 2.5 लाख रुपए दिए, लो हो गया। हाउस कीपिंग का ही 2.5 लाख रुपया माइनस कर लिए। सिक्योरिटी गार्ड को तो हम साल का 5 लाख दे रहे हैं। अब कैसे दे पा रहे हैं? गवर्नमेंट पूछेगा ना कि भाई तुम कैसे दे रहे हो, इतना कोई दाम थोड़ी होता है सिक्योरिटी गार्ड का। तो हम दिखा देंगे, देखिए उसका बैंक स्टेटमेंट, मेरे तरफ से पैसा गया। अब लोग क्या करते थे, लोग बैंक से पैसा दे देते थे, सामने वाला कैश में लौटा देता था। मैंने तुमको बैंक में दे दिया, प्रूफ हो गया कि मैंने सुहानी को पे कर दिया साल का 5 लाख रुपया। अब हम बोलते थे कि सुनो सिक्योरिटी गार्ड का काम के लिए साल का 50,000 रुपया होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, 4,50,000 कैश दे दो। अब तुम बोलोगे सर उसका तो इनकम हो गया, उसका इनकम के ऊपर तो बेचारे को टैक्स लग गया। 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है। 12 लाख तक टैक्स नहीं है तो हम लोग बेसिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं ना। तो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड को अगर मैं 5 लाख रुपया दे दूं, उसका तो और कोई इनकम नहीं है, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ा। वो बैंक से निकालेगा, HDFC बैंक से पैसा, ATM से, मेरे को 4,50,000 पकड़ा देगा कैश में। तो इफेक्टिवली फायदा क्या हुआ? उसका बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि उसको तो इनकम जो आना था वही मिला, प्लस टैक्स भी कुछ नहीं लगा। मेरा बल्ले बल्ले कैसे हो गया कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील कर लिए, अननेसेसरी खर्चा दिखा करके लोग ये सब करने लग गए। गवर्नमेंट का कोई कमाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हर गली कूचे के अंदर तो ऐसा लोग मिल ही जाएगा जो लोग कैश और वाइट का काम करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला नहीं, इनका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सब बंद करिए। गवर्नमेंट बोला आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को कितना देते हो, अपने हाउस कीपिंग एजेंट को कितना देते हो, अपने लिफ्ट वाले को, अपने पानी वाले को, आपके पास 10 खर्चे छोड़ो, हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मिला करके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। आपको जितना पे करना है वो आपकी मर्जी है, हम लोग आपका प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड का मतलब पता है क्या होता है? विच इज फिक्स फॉर एवरीवन, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे अपना स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होता था, कोई अपने मर्जी से लाल पीला कुछ भी पहन के नहीं जा सकता था ना, फिक्स था, सबका कपड़ा फिक्स है, 50 है तो 50 का 50 जन सेम शर्ट सेम पैंट में बैठे हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपका चाहे प्रॉपर्टी मुंबई में हो कि आपका प्रॉपर्टी झोपड़ी के पास हो, गांव में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे खर्चे का टोटल 30% ही बस मिलेगा। यानी कि आपके NAV का, आपका जो भी NAV है उसका 0.3 मतलब 30% आप माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन का, बस यही खर्चा अलाउड है। इसके बाद एक स्टेप और होगा, ठीक है, वो स्टेप हम लोग कल जानेंगे, और उस स्टेप के बाद जो बचेगा वो ही हम लोग का होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? आज के लिए तुम लोग का टॉर्चर रोक दिया जाए, पक्का रोक दे तुम लोग का टॉर्चर आज के लिए, कि एक कॉन्सेप्ट और सीख के जाएगा? ठीक है, हो गया, चलो।